हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश गुप्ता और वैदिक एंडोलॉजी चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि स्टोरीज और डिस्कशन के फॉर्म में मैं आपके साथ नई जानकारियां शेयर करूंगा। उसी क्रम में आज मैं कुछ जानकारियां महाभारत से लेके आया हूं। हम सब ने एक अक्षौणी सेना के बारे में कई बार पढ़ा है। हमने ये भी पढ़ा है कि योद्धा, महारथी, अतिरथी आदि महाभारत में लड़े थे, लेकिन क्या उनके पीछे का मैथमेटिक्स हमको पता है? एक अक्षौणी सेना में कितने सैनिक होते थे? एक महारथी कितने रथियों के बराबर होता था? तो इन सब चीजों के बारे में आज मैं इस वीडियो में डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि एक अक्षौणी सेना में कितने रथ, कितने हाथी, कितने घोड़े और कितने पैदल सैनिक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अक्षौणी सेना में रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों के बीच में अनुपात यानी रेशियो क्या होता है। तो एक अक्षौणी सेना में रथ यानी कि चैरियट, हाथी यानी कि एलिफेंट, घोड़े यानी कि हॉर्स राइडर्स एंड पैदल यानी कि इन्फेंट्री। इनके बीच में जो रेशियो होता था वो 1:1:3:5। ये बेसिक रेशियो एक अक्षौणी सेना में होता है। यानी कि अगर एक रथ होगा तो एक हाथी होगा, 3 हॉर्स राइडर होंगे और 5 पैदल सैनिक होंगे। ये बेसिक रेशियो एक अक्षौणी सेना में फॉलो किया जाता था। तो ये तो हो गई रेशियो की बात, लेकिन एक्चुअल में एक अक्षौणी सेना में हाथी, घोड़े, रथ वगैरह कितने होते थे? तो उसकी संख्या मैं आपको बताता हूं। एक अक्षौणी सेना में टोटल 21,870 रथ होते थे। अब सिर्फ एक संख्या याद कर लेने से, वो है 21,870, आप पूरी अक्षौणी सेना में बाकी हाथी, घोड़े, पैदल सबके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर कैलकुलेशन किया जाए तो जितने रथ होते थे उतने ही हाथी भी होते थे। तो 21,870 हाथी भी होते थे। घोड़े इसकी संख्या का 3 गुना होते थे। तो अगर हम इसका 3 टाइम्स करें तो करीब 65,610 आपके घोड़े होते थे। और अगर इसी संख्या का अगर हम 5 गुना करें तो करीब 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। तो आप देखें तो ये संख्या, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना, ये मिला के एक अक्षौणी सेना का हम पूरा विस्तार समझ सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि पूरे महाभारत युद्ध में एक अक्षौणी सेना नहीं थी, वहां पे 18 अक्षौणी सेना थी, जिसमें कि 7 अक्षौणी सेना पांडवों के साथ और 11 अक्षौणी सेना कौरवों के साथ थी। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि कितना विशाल और भव्य ये युद्ध रहा होगा, जिसमें कि टोटल 18 अक्षौणी सेना थी। अब ये तो बात हो गई एक अक्षौणी सेना की, लेकिन इसके हमें छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते थे वो भी समझ में आना बहुत आवश्यक है। वो हम कैसे समझेंगे? तो चलिए मैं आपको आगे समझाता हूं कि अक्षौणी सेना के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते थे। तो आइए आगे चलते हैं और अक्षौणी सेना के बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स में सबसे पहले आता है पत्ती। पत्ती मीन्स अ सिंपल स्क्वाड। अब ये स्क्वाड मिला के बनता था एक हाथी, एक रथ, 3 घोड़े और 5 पैदल सैनिक। तो जो बेसिक रेशियो होता था अक्षौणी सेना का, उसी के बेस पे एक स्क्वाड का गठन किया जाता था। अब चूंकि इसमें एक रथ, एक हाथी, 3 घोड़े भी होते थे, तो उनके राइडर्स जो होते थे
रथ का एक हाथी का और 3 घोड़ों के 3, टोटल 5 योद्धा और 5 पैदल सैनिक, टोटल 10 योद्धा और सैनिक एक स्क्वाड में होते थे। तो जो कि मैं यहां लिख दे रहा हूं। अब उसके बाद पत्ती से मिलकर सेना मुख्य यानी कि एक सिंपल प्लाटून का गठन किया जाता था। एक सेना मुख्य में 3 पत्तियां होती थी, यानी कि एक प्लाटून में 3 स्क्वाड होते थे। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाई 3 कर दें तो सेना मुख्य में 30 सोल्जर्स और वॉरियर्स होते थे। उसके बाद नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो कहलाता था गुल्म। गुल्म मतलब एक कंपनी, मॉडर्न मिलिट्री की टर्म में बात करें तो एक कंपनी, उसमें भी 3 सेना मुख्य होते थे, यानी कि टोटल 90 सैनिक और वॉरियर्स। उसके बाद जो अगला बिल्डिंग ब्लॉक आता था उसको कहते थे गण। गण, इसको हम बटालियन कह सकते हैं। ये भी 3 गुण से मिलकर बना होता था, यानी कि 270 वॉरियर्स या फिर सैनिक। उसके बाद जो अगला बिल्डिंग ब्लॉक है वो है वाहिनी। वाहिनी मॉडर्न टर्म्स में आप एक ब्रिगेड से इसकी तुलना कर सकते हैं। ये भी 3 गण से मिलकर बनता था, जो कि टोटल 810 सैनिक और वॉरियर्स रखता था। अब इसके बाद जो अगला एक बिल्डिंग ब्लॉक है वो है प्रतना, जिसको हम मॉडर्न टर्म में डिवीजन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब ये भी 3 वाहिनियों से मिलकर बनता था। तो अगर हम 810 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2430 वॉरियर और सैनिक इसका पार्ट होते थे। इससे बड़ा जो पार्ट होता था उसको कहते थे चमू, और इसको हम एक कॉर्प्स भी बोल सकते हैं। ये भी 3 प्रतना से मिलकर बना होता था, और अगर हम सैनिकों और वॉरियर्स की संख्या की बात करें तो इसमें 7290 सैनिक और वॉरियर्स होते थे। इसके बाद बड़े डिवीजन आ जाते थे, जिसको हम अनिकनी कहते थे या बेसिक आर्मी डिवीजन भी कह सकते हैं। ये 3 चमू से मिलकर बना है, जिसमें कि टोटल 21,870 वॉरियर और सैनिक मिलाकर होते थे। अब यहां पे एक डिफरेंस है। अगला जो होता था वो अक्षौणी कहलाता था, और एक अक्षौणी 3 अनिकनी से मिलकर नहीं बनती थी, एक अक्षौणी 10 अनिकनियों से मिलकर बनती थी। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि 21,870 इंटू 10 वो हो गया 2,18,700 वॉरियर्स और सैनिक एक अक्षौणी सेना में होते थे। तो इस प्रकार से पत्ती से लेके अक्षौणी तक का पूरा डिस्क्रिप्शन यहां पे मैंने आपको दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब इंफॉर्मेशन मैं कहां से लेके आया। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं टीवी सीरियल्स में देखा है या कहीं इधर उधर पढ़ा है, नहीं। मैंने ये पूरा रेफरेंस आपके लिए कंप्लीटली वेद व्यास जी के द्वारा रचित महाभारत से लेके आया है। अगर आप जानना चाहें तो आप महाभारत के पहला जो आदि पर्व है उसके दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 23 से लेके 28 तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको इसका अक्षौणी सेना का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो ये तो बात हुई सेना की डिवीजन और अक्षौणी की। अब हम बात करते हैं वॉरियर्स की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कितने टाइप के योद्धा या वॉरियर महाभारत में लड़ते थे। पैदल सैनिक आप सबको पता ही है, तो उनको हम नहीं गिनेंगे, लेकिन उसके ऊपर से क्या हायरार्की होती थी उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो उस हायरार्की में सबसे बेसिक जो एक योद्धा के टाइप होते थे उसको कहते थे रथी। रथी मतलब वो योद्धा जो अपने अकेले दम पे 5,000 सैनिकों को युद्ध में रोक सके या नष्ट कर सके। मतलब अगर 5,000 सैनिक एक युद्ध में एक रथी की अपोजिट साइड में है तो वो रथी उन 5,000 सैनिकों को आराम से हरा सकता था। तो पहला जो बिल्डिंग ब्लॉक है या टाइप है वो है रथी। अब इसका एग्जांपल अगर आपको दूं
तो महाभारत में दुशासन यानी कि जो दुर्योधन का भाई दुशासन था वो रथी वाली कैटेगरी में आता था। अब आगे बढ़ते हैं। तो रथी के बाद जो अगली कैटेगरी है वो है अतिरथी। अब अतिरथी जो होते थे वो रथी से थोड़े से बेटर होते थे। तो एक अतिरथी अकेले 12 रथियों को युद्ध में हरा सकता था। मतलब कि एक साइड हमने रख दिए 12 रथी और एक साइड एक अतिरथी, तो वो अतिरथी उन 12 अतिरथियों को अकेले अपने दम पे युद्ध में परास्त कर सकता था। अतिरथी के एग्जाम्पल में युधिष्ठिर, मामा शल्य आदि आते हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा ऊपर हायर लेवल पर। अब हायर लेवल पे जो एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो जैसे कि पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन, ये सब एक स्पेशल कैटेगरी होती थी जिसे हम कहते थे महारथी। और इन महारथियों के बारे में ही आपने मेनली टीवी सीरियल्स और या फिर इधर उधर के किताबों में पढ़ा होगा, क्योंकि मेनली हर जगह महाभारत में आपको इन्हीं का युद्ध दिखाया जाता है, बाकी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता है। तो ये थे महारथी। ये महारथी जो थे, एक सिंगल महारथी 12 अतिरथियों को परास्त करने की क्षमता रखता था। और उसके बाद जो एक कहें कि एक आइडियल फॉर्म ऑफ योद्धा होती थी वो होती थी अति महारथी। अब ये अति महारथी कौन होते थे? अति महारथी वो होते थे जो अपने दम पे पूरी एक सेना को परास्त कर सकते थे। और ये बहुत ही आइडियल स्टेट है। महाभारत में कुल 3 योद्धाओं का वर्णन मिलता है जो कि इस कैटेगरी में आते थे। उनमें से 2 योद्धा ऐसे थे जो उस युद्ध में लड़े ही नहीं, और तीसरे योद्धा वो थे जिन्होंने पार्ट तो लिया लेकिन शस्त्र नहीं उठाए। तो वो 3 योद्धा आप समझ ही गए होंगे। अति महारथी में भगवान कृष्ण, जिन्होंने पार्ट तो लिया लेकिन हथियार नहीं उठाए। दूसरे थे भगवान हनुमान, जो कि अर्जुन की रथ की ध्वजा में थे लेकिन उन्होंने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाया, ना ही पार्ट लिया। और तीसरे थे भगवान परशुराम, जो कि कर्ण के और पितामह भीष्म के दोनों के गुरु थे, लेकिन उन्होंने भी महाभारत के युद्ध में पार्ट नहीं लिया। तो इस प्रकार हम योद्धाओं को क्लासिफाई या कैटेगराइजेशन कर सकते हैं और महाभारत के युद्ध को एक नए नजरिए से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार आज का ये वीडियो इस जानकारी के साथ मैं समाप्त करता हूं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी इंटरेस्टिंग लगी होगी, पसंद आई होगी। और इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन है महाभारत को लेके तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं ओरिजिनल वेद व्यास जी रचित महाभारत से आपको उसका आंसर दूंगा। और मैं रिकमेंड भी करूंगा कि आप पढ़िए महाभारत, अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में महाभारत क्या है। क्योंकि टीवी सीरियल्स और जो स्टोरी बुक्स वगैरह होती हैं उसमें केवल 10-15% महाभारत है, और वो भी ठीक नहीं है। बहुत बार उसमें चेंजेस कर दिए जाते हैं क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे। लेकिन ओरिजिनल महाभारत पढ़ने का अपना एक अलग ही आनंद है। तो इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स एज यूजुअल, और अपने ग्रुप में भी शेयर करिए ताकि और लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार।